कुछ तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये जो पहली तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, बताया जा रहा है हमले के बाद बेट लाहिया में किस तरीके से मस्जिद को नुकसान पहुंचा, ये उसकी तस्वीरें आप देखिए। इस पूरे इलाके में आसपास आपको नजर आएगा जो तमाम इमारतें हैं वो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। बेट लाहिया की ये तस्वीर है जहां पर हमले के बाद पूरी मस्जिद तबाह नजर आई। आसपास आपको लोग भी नजर आ रहे हैं। लगातार हमले जारी हैं इस बीच और साफ तौर पर देखा जा सकता है इस पूरे इलाके में किस तरीके से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। يمكن لك أن تشاهد العشرات من جثامين الشهداء المتحللة الملقاة في شوارع هذه المدينة। और इस बीच कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। इजराइल की जासूसी के शक में हमास का फिलिस्तीनियों पर हमला हुआ है और किस तरीके से इस इलाके में अफरा तफरी मच गई है, ये तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। माना यह जा रहा था कि कई ऐसे लोगों पर इजराइल ने शक जाहिर किया कि ये जासूसी कर रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से इजराइल के लिए दरअसल जासूसी कर रहे हैं, ऐसे में हमास ने फिलिस्तीनियों पर हमला किया, ये उसकी तस्वीरें बताई जा रही हैं। यहाँ इस पूरे इलाके में किस तरीके से भगदड़ मच गई इसके बाद, हमास के हमलों के बाद ये नजर आ रहा है। तो गाजा युद्ध की आड़ में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, वॉइस ऑफ अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के कई मीडिया संस्थानों के मुताबिक ईरान बहुत तेजी से अपने परमाणु कार्यक्रमों को मजबूत कर रहा है। गाजा में अभी युद्ध विराम है, जो मौजूदा स्थिति है वो आपको बता दें, लेकिन लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल में जंग जारी है। इस बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की एक सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक ईरान करीब 60% तक संवर्धित यूरेनियम इतनी मात्रा में जमा कर चुका है कि वो कभी भी 3 परमाणु बम बना सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा रेवलेशन है। मेजर जनरल अश्विनी शिवाज, ईरान जो बहुत पहले से कोशिश कर रहा है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन बने, मगर आज तक वो न्यूक्लियर हथियार इसलिए नहीं बना पाया है। जब भी वो ऐसी कैपेबिलिटी में पहुंचता था कि वो रिफाइन करके इनरिच करके यूरेनियम को और वो न्यूक्लियर हथियार बनाएं, इसके पहले ही जो इजराइल है उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक कर देता था। और यही इसके कारण है। देखो, आपको समझना पड़ेगा व्यूअर्स को, 5 जो ऐसे देश हैं जो कि डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर हैं, जिसके अंदर अमेरिका भी है, रूस भी है, चीन भी है, फ्रांस भी है और ग्रेट ब्रिटेन भी है। मगर 4 ऐसी स्टेट हैं जो कि जो नॉन परमानेंट तो हैं पर डिक्लेयर्ड हो गई हैं, जैसे भारत भी है, पाकिस्तान भी है, इजराइल भी है, नॉर्थ कोरिया भी है। इसी प्रकार ईरान भी न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता है, मगर अभी तक नहीं बन पाया। अब यह रिपोर्ट बता रही है कि उसने इतनी काबिलियत और क्षमता कर ली है कि वो 60% से ज्यादा इनरिचमेंट यूरेनियम कर लिया है और वो 3 न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है। इसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका कुछ इस पे करेंगे। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाता है तो इस मिडिल ईस्ट के अंदर एक चर्निंग इफेक्ट आएगा, एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है और एक डिस्टेबलाइजेशन हो सकती है। तो ईरान इस पूरे मामले को आगे कितना एस्केलेट कर सकता है, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मेजर जनरल संजय मेस्टन, ये आपसे समझना चाहूंगी मैं कि क्या माना जाए कि ये युद्ध विराम जिसका आज दूसरा दिन है, क्या ये एक छलावा मात्र है? इसकी आड़ में अपने मंसूबों को पूरा करने में जुटा हुआ ईरान अलग अलग मिलिशिया ग्रुप्स के जरिए? देखिए, 3 पॉइंट्स हैं। पहली बात तो जो युद्ध विराम है, युद्ध विराम अभी आज की तारीख में सबसे ज्यादा सूट तो ये हमास को ही कर रहा है, क्योंकि उनको काफी वक्त और समय मिल गया है वहां पर अपनी स्ट्रेटेजी को रीड्रॉ करना, रीलोकेट करना, रीअसेस करना, और सब कुछ उनको फायदा है। और आपने अभी वो चित्र भी दिखाया जिसमें वो अपने ही लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है, जो जिनके ऊपर भी शक है वो फिलिस्तीनियन को उनको मार रहा है। लेकिन इसका एक और पॉइंट ये हो जाता है कि आप देखिएगा, अब जिस प्रकार ये लड़ाई चलती रहेगी युद्ध 4 दिन के बाद युद्ध विराम के, मेरे को लगता है कि फिलिस्तीन लोग इतने अभी हताश हो चुके हैं, क्योंकि ये सारी मजबूरी, ये लड़ाई किसने छेड़ी है? हमास ने। और अगर हमास ने छेड़ी है तो वहाँ के लोगों को तकलीफ हो रही है। ये एक समय भी आ सकता है कि वहाँ के लोग हमास के खिलाफ खड़े होने लगेंगे। ये 1 या 2 महीने में पॉसिबल है, संभव है। दूसरा पॉइंट जहाँ तक ईरान का है, देखिए ईरान का तो बहुत क्लियर एम है कि वो ये चाहता है कि ये लड़ाई का विस्तार हो, जिससे उसको फायदा हो। और जहाँ तक उसकी न्यूक्लियर वेपन्स का सवाल है, देखिए मैं 2007 मार्च में आर्मी चीफ के साथ, उस समय मैं कर्नल था, हम इजराइल पे गए थे, इस विषय पे बहुत डिटेल ब्रीफिंग हुई थी। इजराइल प्रिपेयर्ड है, उनको पता है कि इनका न्यूक्लियर बॉम्ब एक ना एक दिन बनेगा, और हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि उनके पास ये ऑलरेडी ये एस्पेक्ट है, ये सफलता है, क्योंकि 60% एनरिच्ड यूरेनियम की कैपेबिलिटी है।
और अगर देखा जाए उन्होंने ये नटांस टनल जो उन्होंने बनाए हुए हैं उस पे ये पूरी स्टोरेज कर रखी है, तो वो तकरीबन इस पे आ चुका है। इजराइल उसको कैसे डील करेगा, अमेरिका कैसे डील करेगा, ये एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। इस बीच ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, ये भी समझना होगा कि जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है इन तमाम मिलिशिया ग्रुप्स को ईरान, ये आगे कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है इसके कारण, क्योंकि इस पूरे युद्ध के दौरान ये साफ कह दिया गया था युद्ध की शुरुआत से कि हमास में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद इजराइल के भीतर जाए या फिर इतने बड़े स्तर पर उस पर सीधे तौर पर धावा बोल दे। इसके पीछे कोई ना कोई जरूर था और अब साफ हो रहा है कि ईरान था। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी आप बता रहे हैं कि परमाणु शक्ति बनने का प्रयास जो कर रहा है ईरान, ये एक अपने आप में हतप्रभ करने वाली चीज़ है। हालांकि बातें तो हो रही थी, लेकिन अभी मैंने ही इसी प्लेटफॉर्म पर कई बार कहा है कि जो ये परमाणु बम है या न्यूक्स है, ये एक राजनीतिक हथियार है। ये वास्तव में कोई इसका प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अगर गलत हाथों पड़ जाता है, प्रॉक्सीज जो है जैसे कि हूती, हमास और हिजबुल्लाह, अगर इनके हाथ, निश्चित रूप से वो अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनको बढ़ावा देने के पीछे हम देख रहे हैं कि कौन लोग हैं। तो थोड़ा सा जो है इस समय कहानी में जो है ट्विस्ट आता लग रहा है, लेकिन निश्चित रूप से ये देखा जाएगा कि किस प्रकार से इसका सामना किया जाए। साथ में ध्यान रहे कि जो फिलिस्तीनी और हमास के बीच में एक दूरी बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि शक जिनके ऊपर था, हमास ने उन फिलिस्तीनियों पर अटैक भी किया, वो फिल्म में दिखाया गया। तो उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि फिलिस्तीनी काफी दुखी हो चुके हैं कि हमास के जो इरादे हैं, जो काम है, हरकतें हैं, वो अमानवीय तो है ही, साथ में उनके खुद के लिए जो खतरा बन रहे हैं वो, तो साथ में रहना एक उनके लिए दूभर हो रहा है। तो इन सबको मद्देनजर निश्चित रूप से हमास को अब वो सामना करना पड़ेगा जिसका के बारे में सोचा भी नहीं कि उसके मतलब वो ये मानकर चल रहा था कि उसे समर्थन मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वहां फिलिस्तीन के लोग खुद अब ये समझ रहे हैं कि जो हमास ने किया शायद उसी का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है, जबकि हम निर्दोष हैं। इजरायल और हमास में युद्ध विराम के दूसरे दिन आज फिर से बंधकों और कैदियों की रिहाई होगी, ये खबर सामने आई है। बता दें आपको, मिस्र के मुताबिक हमास आज इजरायल के 14 बंधकों को रिहा करेगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिससे आप समझ सके कि किस तरीके की पूरी जानकारी है युद्ध विराम के दौरान, चूंकि आज दूसरा दिन है, ऐसे में रिहाई को लेकर जो डिटेल्स सामने आ रही हैं। मिस्र के मुताबिक हमास आज इजरायल के 14 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इजरायल 42 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। युद्ध विराम के पहले दिन हमास ने इजरायल के 13 बंधकों को छोड़ा था। ये एक और जरूरी जानकारी आपके लिए, क्योंकि आज युद्ध विराम का दूसरा दिन है। तो पहले दिन 13 बंधकों को छोड़ा था हमास ने, और इसके बदले इजरायल ने 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। इनके अलावा आपको बता दें कि हमास ने थाईलैंड के 10 और फिलीपींस के एक नागरिक को भी रिहा किया, जो जानकारी सामने आ रही है। युद्ध विराम के पहले दिन की रिहाई की जानकारी आपके सामने हमने रखी, दूसरे दिन की जानकारी हमने सामने रखी, और हम आपको बता रहे हैं कि अभी जो मौजूदा स्थिति है वो किस तरीके की है। तो ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आई। इसके अलावा ये भी कि थाईलैंड के 10 और फिलीपींस के एक नागरिक को भी रिहा किया गया था, जो कि माना जा रहा है कि इस पूरी डील का हिस्सा नहीं था। तो ऐसे में अश्विनी शिवाज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस दौरान जो ये पूरी डील चल रही है, माना जा रहा है कि इसकी आड़ में हमास को रीग्रुपिंग का फायदा मिलेगा। इजराइल के अंदर भी इस तरीके का कह सकते हैं विरोध शुरू हो गया था कि आप जो डील कर रहे हैं वो तो हमास को आप वक्त दे रहे हैं, अपने कैदियों को तो वो छुड़ा ही रहा है, लेकिन इस दौरान उसे रीग्रुपिंग का मौका मिल जाएगा सीधे सीधे। हाँ देखो प्रतिमा, इसमें यह देखना पड़ेगा कि इजराइल के 2 मिलिट्री एम थे। एक तो हमास को मिलिटरीली बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना, और दूसरा अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाना। अब क्या हमास को वो पूरी तरीके से बर्बाद कर पाया है? मुझे नहीं लगता अभी तक वो इतना बर्बाद कर पाया है। उसको अभी भी समय लगेगा। क्या इस समय उसको मानना था एक प्रकार से ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए? मिलिटरीली तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप समय दे रहे हैं हमास को रिकूप, रिफिट और रीआर्म होने का, और वो दोबारा आपके पास आएगा और फिर वो ज़्यादा हमले होंगे। मगर क्या ये पॉसिबल था कि इजराइल नहीं करता ये कार्रवाई? देखो, बहुत पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, डोमेस्टिक प्रेशर आ रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा था। एक वो जो हॉस्टेजेस थे उनको छुड़ाने का भी बहुत बड़ा प्रेशर था डोमेस्टिकली। तो मुझे लगता है इसलिए उनको मानना पड़ा, और इसको मुझे लगता है ये 4 दिन चलेगा। और अब ऐसा लगता है कि इजराइल में एक डोमेस्टिक प्रेशर बहुत पड़ेगा नेतन्याहू पे कि जो दूसरे बंधकी हैं उनको भी छुड़ाया जाए। और देखिए तो ये तो चलेगा। इस तरीके से लॉपसाइडेड भी नजर आती है। कुल मिलाकर एक के बदले 3 की रिहाई की जो मांग रखी गई वो पूरी भी हो रही है, और इसका फायदा भी उठा रहा है हमास। जैसा कि आपने कहा, इस दौरान वो रीग्रुपिंग तो करेगा ही, लेकिन उन तमाम लोगों को भी वो छुड़ा रहा है जो उसके काम कभी आए थे या आगे भविष्य में आ सकते हैं।